हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। हम लोग कर रहे हैं अपने CUET PG ज्योग्राफी 2025 का फ्री लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोगों ने पॉपुलेशन ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। पॉपुलेशन की कुछ थ्योरीज देखी थी हम लोगों ने, पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा जाना भी था। आज हम लोग करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ माइग्रेशन, जिसमें हम लोग माइग्रेशन के कुछ संबंधित कुछ थ्योरीज हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में और जिन लोगों में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को शेयर कर दें। हम लोग करने जा रहे हैं माइग्रेशन की थ्योरी। दूसरी बात, ढंग से बैठ के पढ़ो। आप लोग अपने नोट्स भेजें। जिन लोगों ने नोट्स नहीं भेजा, अपने नोट्स नीचे लिंक रहता है, उससे आप भेज सकते हैं। जो लोग टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग एट द कॉस्ट ऑफ 999 टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें आपको 1-to-1 पर्सनल अटेंशन मिलेगा, 14 यानी हर टॉपिक का एक मिनी टेस्ट एंड 10 फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिलेगा। दैट इज मिनिमम अमॉन्ग ऑल जो भी लोग कर रहे हैं इस तरह के काम सब में। चलो शुरू किया जाए। देखो, आज की क्लास में हम कुछ थ्योरी बताएंगे। वो थ्योरी किसने दी है वो बताएंगे, और उसके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट एक दो बातें बताएंगे। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, आपके पास उसका नोट्स होना चाहिए और आपको याद भी रहनी चाहिए कि किसने क्या बात बोली थी, क्योंकि मैच द कॉलम वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। माइग्रेशन की लास्ट बार हमने बात की थी कि माइग्रेशन क्या होता है। एक जगह से इंसान उठ के दूसरी जगह तक चला जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ से जाने वाले को आउट माइग्रेशन कहते हैं, यहाँ पे आने पर उसी आदमी को इन माइग्रेशन कहते हैं। हमने जाना था कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, जैसे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, ये सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं ये माइग्रेशन को इम्पैक्ट करते हैं। ये सारी बातें अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग अपनी थ्योरीज में बताई हैं, जिसकी हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, जो कि स्टॉफर ने दिया था। इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल किसने दिया था? स्टॉफर ने दिया था। ये क्या कह रहा है? 1940 में दिया था, फिर 1960 में इसने रिवाइज किया था। ये क्या कह रहा है कि एक प्लेस है ए, ठीक है, एक प्लेस है बी, एक इंसान को माइग्रेट करना है ए से लेके बी तक। तो इसको कौन कौन सी तत्व प्रभावित करेंगे यहाँ पे जाने के लिए? ओके, कौन से फैक्टर्स हैं जो ए से बी तक जाने के लिए प्रभावित करते हैं? तो पहला ये कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी के। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का क्या मतलब हुआ? ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि मान लो, एक सेकंड रुक जाइए जरा, इसको सही कर। मान लो कि इसको यहां तक जाना है, यहां से ट्रेवल करना है। इसको पता है कि यहाँ पे 3 कंपनी जॉब दे रही है, और फिर उसको पता लगता है एक जगह बी है जहां पे 3 कंपनी जॉब दे रही है, एक जगह सी है जहां पे इसको 8 कंपनी है जॉब के लिए, या 9 कंपनी है, 10 कंपनी है। ठीक है, अब ये किस पे जाना पसंद करेगा? बताइए, किस पे जाना पसंद करेगा? जाहिर सी बात है जहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगा। इस ज्यादा अपॉर्चुनिटी के लिए अगर उसका अवेलेबल है ज्यादा, तो वो ज्यादा दूर भी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मूविंग पर्सन मूविंग इन गिवन डायरेक्शन गिवन डिस्टेंस। मान लो कि यहां से इसको फिर से शुरू करते हैं, शुरू से एकदम अच्छे से समझेंगे। मान लो एक आदमी ए पोजीशन पे है, 1000 किलोमीटर दूर बी है और 1000 किलोमीटर दूर सी है। यहाँ पे इसको जॉब मिलने का चांस मान लो 10% है, यहाँ पे इसको जॉब मिलने का चांस 50% है। तो ये बंदा कहाँ जाएगा? सी पे जाएगा। क्यों? क्योंकि कितनी अपॉर्चुनिटी डेस्टिनेशन पे है, इसकी जो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डिस्टेंस जो कि विलिंग टू ट्रेवल होता है। एक आदमी मान लो यहाँ से दिल्ली जाएगा कि यहाँ से कनाडा जाएगा, कहाँ जाना वो पसंद करेगा? तो कनाडा में अगर ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत ज्यादा इनकम होगा, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज होगी, तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके कनाडा जाना पसंद करेगा, ना कि लखनऊ, ना कि दिल्ली। तो पहली बात ये क्या कर रहा है
कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी एट द डेस्टिनेशन, यानी उस डेस्टिनेशन पे उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि क्या इन दोनों जगहों के बीच में कुछ और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जैसे बंदे ने सोचा था कि मैं पटना से निकलूंगा और त्रिवेंद्रम में जाके काम करूंगा क्योंकि वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसने कहा कि यार त्रिवेंद्रम जाने से पहले बनारस में भी अपॉर्चुनिटी है, कानपुर में भी अपॉर्चुनिटी है, भोपाल में भी अपॉर्चुनिटी है और बाकी जगहों पे भी अपॉर्चुनिटी है। तो वो क्या करेगा, यहीं चला जाएगा। वो कहेगा छोड़ो इतना दूर क्यों जाए, यहीं रह जाए। वो कहेगा छोड़ो इतना दूर क्यों जाए, यहीं रह जाते हैं। वो कहेगा इतना दूर क्यों जाए, चलो यहीं रह जाते हैं। तो बीच में जो उसको मौका मिल रहे हैं, बीच में जो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसको हम लोग कह रहे हैं इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी। और इंसान कितना दूर ट्रेवल करना चाहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी के। इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी जितना ज्यादा होगा, मान लो कि किसी को कनाडा जाना है, उसको पता है कनाडा में बहुत जॉब है, कनाडा जाने के लिए निकला, लेकिन उसको वो दिल्ली पहुंचा, दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा, लेकिन दिल्ली में भी तो इतना सारा जॉब है, तो इतना कनाडा क्यों जाए, दिल्ली में ही काम कर लेते हैं। अब इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी हो गया, ठीक है। इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी क्या होता है, बीच में कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिल गई जहां पे उसको उतनी ही फैसिलिटी, उतने ही उसी तरह की फैसिलिटीज वगैरह मिल गई, तो वहां पे वो काम करना शुरू कर देगा, वहां पे वो माइग्रेट करने के रहने लगेगा। तो स्टॉफर ने इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी का मॉडल दिया था, बाद में इसको इसने कंपीटिंग माइग्रेशन मॉडल के नाम से भी बताने की कोशिश की थी, जिसने इसने बताया था कि इंसान कितना दूर ट्रेवल करेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी एट दैट प्लेस एट द डेस्टिनेशन, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि जहां से वो निकला प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड जहां पे वो जाएगा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, उसके बीच में उसको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये कौन कह रहा है, स्टॉफर कह रहा है। कब, 1940-60 में इसने ये थ्योरी दी थी। समझे। नेक्स्ट, आगे पीछे, ईयर आगे पीछे हो सकता है, बट समझाने का मुझे मतलब ये है कि तुम लोग समझ जाओ कि किसने क्या बात कही थी, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी क्या होता है, समझ गए। नेक्स्ट ये है ली। ली ने 1969 में एक थ्योरी दिया था, उसको कहा था उसने थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। क्या कहता है कि जो ये माइग्रेशन होता है, ठीक है, वो चार चीजों पे डिपेंड करता है। चार चीजों पे डिपेंड करता है। किन चीजों पे, फैक्टर एसोसिएटेड विद प्लेसेस ऑफ ओरिजिन, कुछ ऐसे फैक्टर जो जहां पे माइग्रेशन शुरू होगा उस पे निर्भर करने वाले फैक्टर्स, जहां पे वो जा रहा है उस पे निर्भर करने वाले फैक्टर, बीच में क्या क्या ऑब्स्टेकल है, बीच में क्या क्या उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उसके फैक्टर, एंड पर्सनल फैक्टर्स। ये चार फैक्टर डिपेंड करता है कि इंसान कहाँ माइग्रेट करेगा और कैसे माइग्रेट करेगा। तो एवरेस्ट ली का जो मॉडल है वो मूल रूप से पुश एंड पुल की जो हमने बात की थी लास्ट क्लास में, एवरेस्ट ली पुश एंड पुल की ही बात कर रहे हैं। देखो, जो फैक्टर एसोसिएटेड विद ओरिजिन होगा वो पुश फैक्टर होगा, जो फैक्टर एसोसिएटेड विद डेस्टिनेशन होगा वो पुल फैक्टर होगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी भी माइग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा उसको निर्धारित करेगा। एंड पर्सनल फैक्टर, अपने फैक्टर, पता है कि बी जगह पे जाएंगे तो यहाँ वाले लोगों को बहुत पीटते हैं, तो वो वहां जाना पसंद नहीं करेगा, कहीं और जाना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये जो चार मेन चीजें हैं वो रोल प्ले करता है कि इंसान कहाँ से कहाँ माइग्रेट करेगा, या यूं कहे कि पुश एंड पुल फैक्टर की जो बात हो रही है वो हमारे एवरेस्ट ली के 1969 के मॉडल अ थ्योरी ऑफ माइग्रेशन में था। ठीक है, नेक्स्ट फिर आते हैं टेलर। टेलर 1986 में अपना एक मॉडल देते हैं जिसमें वो कहता है कि पुल फैक्टर, एक ही लाइन है, बहुत प्यारा सा है, पुल फैक्टर इज एसोसिएटेड विद इंटरपर्सनल रिलेशन। आपसी संबंध कैसे हैं लोगों के बीच में, यानी किनशिप, बाप बेटा, भाई भतीजा, दादा चाचा, बुआ का लड़का, फूफा का लड़का, है ना। फ्रेंडशिप, मेरा दोस्त है, मेरे पापा का दोस्त है, मेरे चचा का दोस्त है। एंड कौन, किनशिप, फ्रेंडशिप एंड कनेक्शंस, मैं जानता हूं उसको, चलो चले जाते हैं। वो कहता है कि जो पुल फैक्टर है कि इंसान ओरिजिन के स्पेस से तो निकला, लेकिन वो कहाँ जाना पसंद करेगा। टेलर कहता है वो वहां जाना पसंद करेगा जहां पे उसका इंटरपर्सनल नेटवर्क है। जैसे गांव से कोई आदमी
बिहार के एक छोटे से गांव से मान लो कोई आदमी माइग्रेट करना चाह रहा है, उसके पास 4 ऑप्शन है। वो मुंबई जा सकता है, वो दिल्ली जा सकता है, वो मान लो हैदराबाद जा सकता है, वो मान लो पटना भी जा सकता है। चारों जगह उसको जॉब मिल जाएगी, उसको पता है कि हमको चारों जगह जॉब मिल जाएगी। वो कहाँ जाना पसंद करेगा? वो देखेगा अच्छा दिल्ली में तो कोई रहता नहीं है हमारा, मुंबई में वो बड़के भैया के कोई रहते हैं रिलेटिव, फिर सोचेगा अच्छा हैदराबाद में तो बहुत सारे लोग गांव के रहते हैं, तो वो एकदम दिमाग में कैलकुलेट करेगा कहाँ पे जान पहचान के ज़्यादा लोग मिलते हैं। तो उसने सोचा कि अच्छा हैदराबाद में बहुत सारे लोग हमारे गांव के रहते हैं, तो चलो वो ट्रेन पकड़ते हैं हैदराबाद चला जाता है। यानी उसने किसको प्रेफर दिया? पुल फैक्टर तो सब जगह था, अपॉर्चुनिटी सब जगह थी, इंटरवीनिंग सब जगह था, सारी चीज़ें सब जगह थी, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? जहाँ उसके कनेक्शन हैं, जहाँ उसके दोस्त हैं, जहाँ उसके परिवार के लोग हैं, जहाँ उसके गांव के लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मैं उनके साथ सेफ फील करूंगा, वो मेरे को जॉब दिलवाने में मदद कर देंगे, वो मेरे को प्लेस ऑफ स्टे दिलाने में मदद कर देंगे, अगर कोई मुझे समस्या आएगी तो वो सॉल्व करने में मुझे हेल्प करेंगे। तो कौन से प्लेस को प्रेफर करते हैं? उस प्लेस को जहां पे उनका इंटरपर्सनल नेटवर्क बिल्ट है। पहली चीज तो ये रिवर्स भी काम करता है। मान लो कि गांव के चच्चा जाके रहते हैं सूरत में, देखिए अब भतीजा ने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, पढ़ाई लिखाई कर लिया, उसको भी जॉब चाहिए, तो चच्चा क्या कह रहे हैं, आ जाओ सूरत आ जाओ, नौकरी लगवा देंगे। क्या काम किया? इंटरपर्सनल नेटवर्क ने काम किया। अब सारे पुल फैक्टर एक तरफ, लेकिन ये इंटरपर्सनल नेटवर्क एक तरफ। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका कोई नोन है जो उसको इनवाइट कर रहा है कि आओ मैं तुम्हें जॉब दिलवा देता हूँ, मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिलवा देता हूँ। तो दिस मॉडल वॉज गिवन बाय टेलर। 1986 में इन्होंने इसकी चर्चा की थी, जिसने इसने कहा था कि जो पुल फैक्टर होता है उसमें सबसे जो डोमिनेंट रोल प्ले करता है वो होता है इंटरपर्सनल नेटवर्क्स। ठीक है? देखो कितने इंटरेस्टिंग बात है। अपनी दिमाग में आप चलाओगे तो माइग्रेशन में यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, टोडेरो नाम के एक व्यक्ति थे। टोडेरो नाम का व्यक्ति ने 1971 में अपना थ्योरी दिया था। इससे पहले वाली थ्योरी अपॉर्चुनिटी और इंटरपर्सनल रिलेशन और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये सब लेके चल रहा था। ये मॉडल कहता है कि इंसान जब माइग्रेट करता है तो वो कॉस्ट एंड बेनिफिट की एनालिसिस करता है। किसकी? कॉस्ट एंड बेनिफिट की एनालिसिस करता है, यानी इकोनॉमिक कंसिडरेशन वो लेके आता है when he is trying to move from one place to another place। कैसे? वो सोचता है कि गांव में मुझे 10,000 की जॉब मिलेगी और शहर चला जाऊंगा तो मुझे 25,000 रुपए की जॉब मिलेगी। फिर वो सोचता है कि अच्छा गांव में तो मेरे को किराया भी नहीं देना पड़ता है, रेंट नहीं लगता है, यहाँ पे तो मुझे रेंट देना पड़ेगा। गांव में तो मुझे चावल दाल भी नहीं खरीदना पड़ता है, यहाँ पे मुझे फूड खरीदना पड़ेगा। गांव में चलो कैसा भी कपड़ा पहन के रह लेते हैं, कौन देखने वाला है। शहर में जाएंगे तो क्लोथिंग पे भी खर्चा होगा, आने जाने का अलग खर्चा होगा, यहाँ से जाएंगे ट्रेन से उसका खर्चा, आएंगे ट्रेन से उसका खर्चा। तो ये सारे इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं, जो कॉस्ट है, उसको एनालाइज करता है। फिर वो बेनिफिट को देखता है, तो क्या मैं इतना जो खर्चा करूंगा तो वहां पे क्या मुझे अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छी जॉब मिल रही है, क्या मैं शांति से रह पाऊंगा। ये सारे फैक्टर को वो एनालाइज करता है, वो कॉस्ट एनालिसिस करता है, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है जब भी वो माइग्रेट करता है। एंड जब ओवरवे करे क्या बेनिफिट्स ऑन द कॉस्ट, उसका जो खर्चा होगा उससे ज्यादा वो फील करता है कि मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, देन ही मूव टू दैट प्लेस। ठीक है? ये कौन कह रहा है? टोडेरो कह रहे हैं 1971 में। तो किसको ये फैक्टर लेके आया? इकोनॉमिक फैक्टर लेके आया कि इकोनॉमी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कॉस्ट और बेनिफिट, बाहर जाने वाला इंसान इमोशनल तो चलो है ही, जा रहा है चलो नौकरी करना है, लेकिन वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर करता है। वो ऐसी जगह जाना पसंद करेगा जहाँ पे रूम रेंट शायद सस्ता हो। अगर उसको चुनना पड़ेगा कोलकाता जाना है या बेंगलोर जाना है, जॉब उसको 10,000 रुपए की ही मिलने वाली है, तो ही विल प्रेफर कोलकाता कि अच्छा कोलकाता में रेंट कम लगेगा, कोलकाता मेरे घर से पास है तो मैं जल्दी आ जाऊंगा, कोलकाता में खाना सस्ता है तो मैं अच्छे से रह लूंगा, सेविंग्स ज़्यादा करूंगा तो मैं घर पे ज़्यादा पैसे भेज पाऊंगा। तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, देखो ये सारी बात उसने ही नहीं कही थी, बट मैं समझाने के लिए तुम्हें ये सारे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो कहना क्या चाहता था। तो टोडेरो क्या कह रहा है कि ह्यूमन जो है माइग्रेशन के समय इकोनॉमिक कॉस्ट एंड बेनिफिट के एनालिसिस करता है। इसीलिए अगर पॉलिसी मेकर्स इकोनॉमिक कॉस्ट एंड बेनिफिट के एनालिसिस करके जहां पे वो रह रहा है वहीं पे उनको अपॉर्चुनिटी इतनी दे दे कि दूसरे जगह का कॉस्ट भारी पड़ जाए,
बेनिफिट कम पड़ जाए, उससे ज़्यादा बेनिफिट उसको अपने प्लेस पे मिल रहा हो, तो वो इंसान मूव आउट नहीं करेगा, माइग्रेशन रुक जाएगी। नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दो, नई फैसिलिटीज क्रिएट कर दो, तो आउट माइग्रेशन रुक जाएगा एक जगह से। ठीक है, तो टुडेरो ने इकोनॉमिक कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट की बात की थी। ओके, नेक्स्ट है छोटे छोटे बात, 5-7 मॉडल तुरंत खत्म करते हैं। अगले आते हैं हमारे ग्रेविटी थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। ग्रेविटी थ्योरी ऑफ माइग्रेशन क्या है? ग्रेविटी थ्योरी ऑफ माइग्रेशन बेसिकली डिपेंड करता था न्यूटन्स के लॉ पे। न्यूटन का क्या लॉ था? फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो दो प्रोडक्ट का मास के प्रोडक्ट और दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। ये इस तरह का ऐसे रिलेशन बनता था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। न्यूटन का लॉ जो ग्रेविटेशन का है, इस लॉ के ऊपर बेस्ड है ये सारी बातें, इसीलिए इसको ग्रेविटी मॉडल भी कहा जाता है। वैसे तो चाहे हम ली की बात करें, चाहे हम रेवेनस्टीन की बात करें, चाहे हम किसी की बात करें, उनका मॉडल ग्रेविटी की थ्योरी की तरह ही है। बट विलियम रेले नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1931 में एकदम बहुत अच्छे से उन्होंने ग्रेविटी मॉडल के बेसिस पे माइग्रेशन को बताने की कोशिश की थी। उसने क्या कहा था कि दो प्लेस हैं, ठीक है, कितने लोग माइग्रेट करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा। मान लो यहाँ का पॉपुलेशन P1 है, यहाँ का पॉपुलेशन P2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो ये जो रिले भाई साहब हैं वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पर्सन मूविंग, यानी कितने लोग मूव करेंगे इन दोनों जगहों के बीच में, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों जगह का पॉपुलेशन, प्रोडक्ट ऑफ पॉपुलेशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि अगर दो जगहों का पॉपुलेशन, दो जगहों का जहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है, उन दोनों जगहों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा होगी। एंड दूरी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी दोनों जगहों के बीच में, माइग्रेशन उतना कम होता जाएगा। दो जगह जितने पास रहेंगे उतना पॉपुलेशन का माइग्रेशन ज्यादा होगा। यही मतलब होता है। प्रोडक्ट किसका है? पॉपुलेशन का, यानी दोनों का पॉपुलेशन का प्रोडक्ट हो रहा है। कहने का क्या भाव हुआ? कहने का भाव ये हुआ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन दोनों जगहों की बढ़ेगी, दोनों जगहों के बीच में माइग्रेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या कह रहा है कि दोनों जगहों के बीच में डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी, उन दोनों जगहों के बीच में माइग्रेशन कम होगा। जैसे मान लो एक शहर है दिल्ली, बहुत हाई पॉपुलेशन, दूसरा शहर है फ्रांस, बहुत हाई पॉपुलेशन, तो दोनों जगहों के बीच में क्या है? माइग्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन दूर भी तो दोनों बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? ज्यादा डिस्टेंस है, माइग्रेशन कम। लेकिन वहीं एक जगह है मान लो गुड़गांव, एक जगह है न्यू दिल्ली, दोनों में क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और दोनों के बीच में दूरी बहुत कम है, तो उससे क्या होगा? माइग्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है? दो अर्बन सेंटर के बीच में जो माइग्रेशन होती है वो दोनों के पॉपुलेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको ग्रेविटी मॉडल विलियम रेले का 1931 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जिफ मॉडल है। जिफ मॉडल ह्यूमन बिहेवियर, जो जिफ मॉडल बहुत बार आएगा, जिफ ने बहुत सारी बातें कही थी, खिचड़ी बनाया था। उसने एक किताब लिखी थी, ये याद रखना, कि ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट एंड इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन इकोलॉजी। 1949 में उन्होंने ये बात कही थी। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट की जो बात है, मॉडल ऑफ लीस्ट एफर्ट या फिर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट की जो बात है, वो जिफ का दिया गया है। ये याद रखना, यही क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट क्या है। ठीक है, तो होता क्या है, ये ह्यूमनिस्टिक बिहेवियरल थ्योरी है। वो कहता है कि इंसान कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहता है, कम से कम एफर्ट डाल के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। ठीक है, बस इसी की बात को करता है। बस इतना याद रख लो। जिफ के मॉडल का नाम है मॉडल ऑफ लीस्ट एफर्ट, उसके बुक का नाम है ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट एंड इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन इकोलॉजी। 1949 में ये पब्लिश हुआ था। एंड इसके प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट भी कहते हैं। जिफ का ये मॉडल है। ठीक है, अब जिफ के बारे में आगे भी मैं मॉडल्स में बात करूंगा, बट फिलहाल के लिए इतना ही रखना है। अब आते हैं जेलिंस्की। दो मॉडल हैं, दो इंपॉर्टेंट मॉडल हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, दो थोड़े बड़े मॉडल हैं। एक जेलिंस्की का मॉडल, एक रेवेनस्टीन का मॉडल। रेवेनस्टीन का तो लॉ है, वो ऐसा मॉडल है जिसको प्रूव किया जा चुका है मोस्ट ऑफ द बातों को, तो उसको लॉ कहते हैं। तो पहला है जेलिंस्की का मॉडल, जिसको विल्बर जेलिंस्की ने 1971 में दिया था। इसका जो मॉडल था
पिछली क्लास में मैंने आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बताया था, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, जिसको थॉमसन एंड नॉटेस्टीन ने दिया था, बाद में ब्लैकर ने उसको मॉडिफाई किया था, याद है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हर फेज में माइग्रेशन कैसे होता है, किस प्रकार का माइग्रेशन होता है, इसकी चर्चा जेलेंस्की ने की थी अपने मॉडल में 1971 में, जिस मॉडल को उसने कहा था मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। ओके, तो मॉडल जेलेंस्की का क्या था? मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, जिसमें उसने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अलग अलग फेज में क्या चीज हो रहा है उसकी चर्चा की थी। ठीक है, चलो देखिए क्या क्या हो जाता है। पहला है स्टेज 1। स्टेज 1 अगर आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का याद है तो क्या था? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेज 1 में था हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। तो पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा था? लो था। पॉपुलेशन का ग्रोथ लो था मतलब प्रिमिटिव सोसाइटी थी, हाई स्टेशनरी वाला जो ग्रोथ था। ये कह रहा है कि उस समय जो माइग्रेशन होता है वो नोमैडिक माइग्रेशन होता है, चारागाह वाला, कम दूरी तक, यहाँ से वहां चले गए, उस गांव में चले गए, उस खेत में, उस जंगल में चले गए, क्योंकि हंटिंग गैदरिंग करना है, खाने की चीजें इकट्ठा करनी है। तो बहुत शॉर्ट माइग्रेशन होता है, बहुत कम दूरी का माइग्रेशन होता है। ठीक है, फिर आता है स्टेज 2। स्टेज 2 याद करो क्या था? क्या था याद करो? डिक्लाइनिंग डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, ऐसे ही था। उस समय क्या होता है? उस समय पॉपुलेशन का एक्सपेंशन शुरू होता है। उस समय क्या हो रहा होता है? माइग्रेशन बढ़ना स्टार्ट करता है, और ये जो कंडीशन है इसमें रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बढ़ता है, क्योंकि जो सोसाइटी है वो डेवलप हो रही होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जा रही होती है, और जैसे जैसे सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जा रही होती है, इंसान ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से, ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ, रूरल से अर्बन की तरफ मूव करना शुरू करता है। ठीक है, अब आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के? लो डेथ रेट, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, जिसको हमने लेट एक्सपेंशन का स्टेज कहा था। मोबिलिटी ट्रांजिशन में उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? मैच्योर इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब वहां पे क्या हो गया है, इस जब ये फेज पहुंचेगा जहां पे लो डेथ रेट एंड डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है, तो वो सोसाइटी हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ चुकी है। तो जब सोसाइटी हाई इंडस्ट्रियल हो जाती है तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन तो हो ही रहा होता है, डोमिनेंटली वो माइग्रेशन हो ही रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है। एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेशन शुरू हो जाता है। फिर आता है फोर्थ फेज, जिसको हमने क्या कहा था? लेट स्टेशनरी, है ना, ऐसा कुछ कहा था। लो स्टेशनरी, जिसमें क्या था? लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जब हम लोग मोबिलिटी ट्रांजिशन में पहुंचते हैं। देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अलग है, उसके बेसिस पे जेलेंस्की ने क्या दिया था? जेलेंस्की ने हमारा मोबिलिटी ट्रांजिशन दिया था। तो इसके अलग अलग स्टेज हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। तो स्टेज 4 को क्या कहते हैं? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, लेकिन लेना देना उसके ही स्टेज 4 से है, जब लो बर्थ लो डेथ हो गया, ये हाई इंडस्ट्रियल पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट बन गया। अब क्या होता है? अब जो माइग्रेशन होता है वो अर्बन एरिया में स्टेगनेंट होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा माइग्रेशन अब अर्बन टू अर्बन नहीं होता है, लेकिन अर्बन एरिया में इतना दबाव पड़ने लगता है उस इंडस्ट्रियल एरिया में, उसके सबर्ब्स में अगल बगल माइग्रेशन बढ़ने लगता है। जैसे दिल्ली में पहले माइग्रेशन बढ़ा था, फिर दिल्ली से माइग्रेशन क्या हुआ? काउंटर माइग्रेशन हुआ। काउंटर माइग्रेशन क्या होता है? यहाँ से फिर कहीं बाहर के क्षेत्र में जाना शुरू कर देगा। तो दिल्ली इतना क्राउडेड हो गया कि गुड़गांव में लोग जाके बसने लग गए, नोएडा में जाके बसने लग गए, अब तो मेरठ में जाके बसने लग गए। और काउंटर माइग्रेशन हुआ, अंबाला में जाके बसने लग गए, लुधियाना में जाके बसने लग गए। तो इस तरह से पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में होता है। पांचवा स्टेज में क्या कहा था? पांचवा स्टेज में होता है बर्थ रेट डेथ रेट के भी नीचे चला जाता है, तो पॉपुलेशन ग्रो हो ही नहीं रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म रिलोकेशन देखते हैं एंड लॉन्ग टर्म माइग्रेशन नहीं दिखता है हमको। शॉर्ट टर्म रिलोकेशन दिखता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक चले गए, फिर वहां से कहीं और चले गए, फिर वहां से कहीं और चले गए, क्योंकि पॉपुलेशन अब डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। मोबिलिटी ट्रांजिशन में इसको हाइपोथेटिकल स्टेज कहा गया है, क्योंकि इसके बारे में अभी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी या फिर बहुत ज़्यादा नहीं पता। ठीक है, ये 5 स्टेज थे जेलेंस्की के मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी का। ठीक है, समझे? 5 स्टेज याद रहेगा, रिलेट कर लोगे, नोट्स बना लो। अब आते हैं
रेवेंस्टीन का लॉ ऑफ माइग्रेशन, जिसको 1985-1989 में उन्होंने दिया था। 4-5 इन्होंने बातें की थी, सब बातों को देख लो। पहला है डिस्टेंस डीके प्रिंसिपल। ये जो सभी मॉडल्स की तुमने बात की, सबका इसमें झलक तुम्हें मिलेगा। पहला कह रहा है मोस्ट माइग्रेशन अकर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। इसको डिस्टेंस डीके का मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे माइग्रेशन कम होते जाता है। जैसे इस गांव से इस गांव में ज्यादा माइग्रेशन हो गया और यहाँ पे कम माइग्रेशन हो गया। इसको डिस्टेंस डीके कहते हैं। मतलब माइग्रेशन शॉर्ट डिस्टेंस में कम दूरी पे ज्यादा होता है, लंबे दूरी पे कम होता है। पहला लॉ तो ये है। दूसरा लॉ, माइग्रेशन स्टेप में होता है। स्टेप में कहने का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि इंसान पहले गांव से सीधे बड़े शहर चला जाता है, तो स्टेप में जाता है। गांव से अपने छोटे से टाउन में जाता है, फिर किसी बड़े कस्बे में जाता है, फिर टियर 3 सिटी में जाता है, फिर बड़े टाउन में जाता है। तो माइग्रेशन स्टेप में होता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरह से बढ़ता जाता है। रूरल से टाउन, फिर टाउन से सिटी, सिटी से मेगा सिटी, मेट्रो सिटी, ऐसे। तो माइग्रेशन कैसे होता है? स्टेप में होता है, सीधे नहीं होता। कौन कह रहा है ये? लॉ ऑफ माइग्रेशन में रेवेंस्टीन कह रहा है। तीसरा क्या है? जो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन होते हैं, जो लंबे दूरी के माइग्रेशन होते हैं, वो एक अर्बन सेंटर से दूसरे अर्बन सेंटर के बीच में होता है। ओके, एक अर्बन सेंटर से दूसरे अर्बन सेंटर के बीच में होता है। तीसरा ये हो। फिर क्या कह रहा है? अर्बन पॉपुलेशन से ज्यादा शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों से ज्यादा गांव में रहने वाले लोग माइग्रेट होते हैं। क्या? जितना शहरी लोग माइग्रेट करते हैं उसके मुकाबले कहीं ज्यादा रूरल इलाके के, ग्रामीण इलाके के लोग माइग्रेट करते हैं। ठीक है। अगला क्या है? माइग्रेशन जनरेट काउंटर फ्लो। कि मान लो कि यहाँ से जब लोग यहाँ अगर आ रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ से भी लोग बाहर जा रहे हैं। तो हर एक माइग्रेशन का एक काउंटर माइग्रेशन होता है। जितने माइग्रेशन तुम देखोगे उसका काउंटर माइग्रेशन तुम्हें देखने को मिलेगा। आगे क्या है? जो फीमेल्स होती हैं, जो स्त्रियां हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन ज्यादा करती हैं, एंड जो पुरुष हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन ज्यादा करते हैं। जैसे फीमेल माइग्रेशन का मेन क्या है तुम देखो तो मैरिज। मैरिज क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस में होता है। लेकिन मेल्स क्यों माइग्रेट करते हैं? फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी। ऐसी सोसाइटी काम कर रही है तो क्या करें? जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन हुआ उनका, तो मेल्स उसको डोमिनेट करते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन इज डोमिनेटेड बाय फीमेल्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन इज डोमिनेटेड बाय मेल्स। ठीक है। अगला, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होता है, माइग्रेशन ज्यादा होता है। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होता है, माइग्रेशन क्या होता है? बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर आर प्राइमरी ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन। तो ये माइग्रेशन को मूल रूप से प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो इकोनॉमिक कारक है। ठीक है, वो कौन सा कारक है? इकोनॉमिक कारक। इंसान मूल रूप से जो माइग्रेट करता है वो पैसे के लिए करता है, धन के लिए करता है। अगला क्या है? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इंक्रीज माइग्रेशन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी माइग्रेशन बढ़ेगा। पहले बैलगाड़ी से जाते थे, कम माइग्रेशन था। फिर हमारे पास बस गाड़ी आ गया, माइग्रेशन बढ़ा, दूर तक जाने लग गए। फिर ट्रेन आया, और दूर तक जाने लग गए। फिर बुलेट ट्रेन और प्लेन आया, पता नहीं दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने लग गए। तो विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट माइग्रेशन बढ़ता है। अगला, फिजिकल बैरियर इन्फ्लुएंस माइग्रेशन पैटर्न। जैसे कि यहाँ से पाकिस्तान लोग माइग्रेट नहीं करते हैं क्योंकि बॉर्डर है हमारा, बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं। उसके बाद पहाड़ को पार करके दूसरे इलाके में लोग जाना पसंद नहीं करते। समुद्र है तो समुद्र को पार करके जाना मुश्किल काम है, ट्रेन से नहीं जा सकते, बाइक से नहीं जा सकते, प्लेन ही लेना पड़ेगा या जहाज लेना पड़ेगा। तो फिजिकल बैरियर्स जो ये सारे हैं वो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो ये रेवेंस्टीन के कुछ लॉ हैं। कहीं 7 लिखा है, कहीं 10 लिखा है, कहीं 11 लिखा है, पर मूल बात ये है। कितने लॉ हैं वो नहीं पूछता है वैसे। ये 7 मूल रूप से दिए थे, बाद में 10 और 11 हो गए थे और चीजें उसमें ऐड हुई थी। तो लेकिन यही कुल मिला जुला के मोर और लेस यही उसके लॉज हैं। आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी, बहुत सारे थ्योरीज बता दी।
तो आशा है कि आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लो। देख ही रहे हो कि मेरा गला तबीयत थोड़ा नासाज है, इसीलिए क्लास भी सैटरडे वाला भी नहीं हुआ और थोड़ा डिस्टर्ब भी चल रहा है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हो जाए। ठीक रहा तो देख रहे हो आवाज़ ऑलमोस्ट बंद ही है, तो 10 बजे वाला सेशन लेंगे, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। बट ठीक है, ये आप रिवीजन करो। क्लास में कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास ना मिस हो, क्लास रोज आ जाए। बाकी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके संडे वनडे को 4 घंटा करवाना होगा तो वो भी करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करना, चिंता मत करना, ठीक है। क्वेश्चन करने की चिंता मत करना, और सिलेबस खत्म होगा कि नहीं इसकी चिंता मत करना। सिलेबस भी अच्छे से खत्म करवाऊंगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस जम के करवाऊंगा। और जिन लोगों ने टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया है उनको तो और ज़्यादा ही क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि उनको तो 1400 क्वेश्चन का वैसे बेनिफिट है, जो कि मेरे प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया है। अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, कुछ दिक्कत है तो पूछो, और लगे रहना है, ठीक है। हम लोगों को, जितने बच्चे मेरे चैनल पे एटलीस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, सबका सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा बस यही चाह है। तो आपको भी उतना ही अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, पीपीटी और ये सब मैं वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहा हूँ, मैनेजिंग अदर स्टफ्स एज वेल, तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको बस यूट्यूब में फ्री में मिल रहा है तो वीडियो देखने के जैसे मत लो, क्या फ़ायदा। अगर तुम्हें कंटेंट मिल रहा है तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ो, सीरियस होकर नोट्स पढ़ाओ। अगर तुम ये क्लासेस कर रहे हो तो आई होप कि तुम चाहते हो कि तुम सेलेक्ट हो, नहीं तो पैसे हैं बहुत तुम्हारे पास तो बहुत महंगे महंगे कोर्स भी अवेलेबल हैं, एंड जो फ्री कोर्स भी अवेलेबल हैं वो सिलेबस कंप्लीशन किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे हो तो सीरियसली प्रिपेयर करो, हवा में मत प्रिपेयर करो, मेरा रिजल्ट नहीं ख़राब होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच, अच्छे से रहिए आप लोग, अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।